नमस्कार विद्यार्थियों, टेक गुरु के ऑनलाइन कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अभी तक हमने टेक गुरु के ऑनलाइन यूट्यूब पे एक चैनल बना रखा है। आप सभी से आग्रह करता हूं बार बार कि आप उसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये फ्री ऑनलाइन कोर्स है, इस पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है और कंसेप्ट वाइज इसके लेसन उस पे डिजाइन है। आप लोगों को इसमें हेल्प मिलेगी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में मुझे शेयर कर सकते हैं। उसी कड़ी में आज जब हमने शुरुआत की थी तो हमने आवेश से शुरुआत की थी, वहां से ओम का नियम, रेजिस्टेंस, उसके सारे फॉर्मूलाज, कलर कोडिंग, सारा कंसेप्ट करते करते आज विद्युत की दुनिया का दूसरा महत्वपूर्ण नियम जो है किरचॉफ का नियम, वो पढ़ने जा रहे हैं। किरचॉफ का नियम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से यही कहूंगा कि आपने सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि मंजिल से ज्यादा सफर इंपॉर्टेंट होता है। ये वास्तव में सत्य कथन है, क्योंकि जिस दिन आपको ये जॉब मिल जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितनी तैयारी की थी। लेकिन इस सफर को इतना अच्छा बनाना है, इतने एफर्ट लगाने हैं कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाए। तो वास्तव में सफर ही महत्वपूर्ण होता है। सफर का मतलब यहाँ पे है आप जो अभी इस एग्जाम की तैयारी के लिए जो समय दे रहे हैं, जिसका ये सफर सबसे अच्छा सुहाना होगा, उसी की मंजिल उसको मिलेगी। तो इसी कड़ी में देखिए किरचॉफ के नियम। किरचॉफ ने वास्तव में दो नियम दिए। पहला नियम जो था किरचॉफ का धारा नियम, जिसे किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं। यहीं से वर्ड बना के, सी और एल, मीन्स इनके फर्स्ट लेटर को पिक कर लिया हमने, उठाया तो यहाँ पे वर्ड बना KCL। किरचॉफ के धारा नियम को किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं, क्योंकि किरचॉफ ने सर्वप्रथम इसी नियम के ऊपर चर्चा की थी। किरचॉफ का नियम आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ये कहां से आया ये मैं आपको इस लेक्चर में अभी बता दूंगा। तो किरचॉफ का धारा नियम क्या कहता है? किरचॉफ का धारा नियम कहता है कि किसी भी संधि बिंदु या नोड, तो वास्तव में एक वर्ड आया संधि बिंदु या नोड। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि संधि बिंदु या नोड क्या होता है। तो संधि बिंदु या नोड को समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा सर्किट नीचे ड्रॉ किया है। इस सर्किट से आप लगभग लोग वाकिफ रहते हैं। एक बैटरी सोर्स, फिर एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा और चौथा रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया। एक सर्किट बनाया कंप्लीटली। तो कहते हैं संधि बिंदु या नोड उसे कहते हैं जहां दो से अधिक शाखाएं मिले, या जहां दो से अधिक शाखाएं मिले, या जहां पे धारा का विभाजन हो। जैसे इस बैटरी के कारण मान लीजिए करंट आई फ्लो हो रही है। अब जब ये आई करंट आगे जाती है तो इस बिंदु पे इसको दो रास्ते मिल जाते हैं। ये वैसे ही है जैसे आप लोग किसी रास्ते पे चल रहे हैं, जब आपके सामने कोई दो रास्ते आ जाते हैं तो दो रास्ते जनरली कहां बनेंगे? जहां तिराहा होगा या चौराहा होगा। तो ये धारा जो चल रही है, अब यहाँ पे इसको जाने के लिए दो रास्ते मिल गए, तो यहाँ पे धारा का विभाजन हो गया। तो इस बिंदु को हम संधि बिंदु या नोड कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है संधि बिंदु या नोड क्या है? तो दो से अधिक शाखाएं जहां मिलती है उसे संधि बिंदु या नोड कहते हैं। या इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि जहां पे या जिस बिंदु संधि या नोड पे धारा का विभाजन होता है, जिस बिंदु पर, उसे हम संधि बिंदु या नोड कहते हैं। तो देखिए धारा यहाँ पे आई और विभाजित हुई। चूंकि धारा यहाँ पे आ रही है तो इस बिंदु को हम संधि बिंदु या नोड नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे धारा का विभाजन नहीं होगा, केवल धारा डाइवर्ट होती है, केवल धारा मुड़ जाती है। तो आप समझ गए संधि बिंदु या नोड क्या है। अब एक संधि बिंदु या नोड लिए, यहाँ पे मैंने कुछ 5 शाखाएं जोड़ी है। पहली शाखा, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। अब जो शाखा एक है मेरी, इसमें धारा की दिशा देखिए अंदर की ओर है, I2 में बाहर की ओर, I3 में बाहर की ओर रखी। ये रैंडम आपकी इच्छा है, जिसको आप बाहर और अंदर की तरफ रख सकते हैं। 4th में अंदर की तरफ, 5 में बाहर की ओर। तो वास्तव में धारा का किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? अब इस पे पूरी चर्चा करते हैं। परिभाषा है किसी संधि बिंदु या नोड पर धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। अब यहाँ एक वर्ड काम में लिया मैंने, बीजगणितीय। बीजगणितीय का मतलब होता है कि जो धारा है उसको दिशा के साथ आपको लिखना है। जैसे धारा की दिशा, जैसे इसमें अंदर की ओर है तो आप इसको धनात्मक लेते हैं, और तो बाहर वाली दिशा को आपको ऋणात्मक लेना। मीन्स धारा को दिशा के साथ लिखना।
यदि एक तरफ धारा को आप धनात्मक लेते हैं तो दूसरी तरफ वाली धारा को आपको ऋणात्मक चिन्ह से व्यक्त करना है। इसे ही हम बीजगणितीय योग कहते हैं। अब जैसे यहां देखिए, ये धारा जो अंदर की ओर जा रही है, मैंने इसको धनात्मक लिया है, तो I1 धनात्मक है, बाहर की ओर जाने वाली धारा को ऋणात्मक। अगेन I3 बाहर की ओर जा रही है, इसको भी ऋणात्मक। I4 वापिस अंदर की ओर है, ये धनात्मक बन गई, और I5 जो बाहर की ओर है उसे हमने ऋणात्मक लिया और बराबर का चिन्ह लगा के इसे शून्य से प्रदर्शित कर दिया। अब हम क्या करते हैं, जितने भी ऋणात्मक मेरे धारा हैं उन सबको मैं बराबर के उधर ले जाता हूं। जब कभी भी किसी ऋणात्मक चीज को धारा के या ऋणात्मक नंबर को बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो वो हमेशा धनात्मक बन जाता है। तो यहां देखिए I1 धनात्मक था, इधर ही रखा, I4 धनात्मक इधर ही रखा, तो बराबर के इधर मैंने किसको ले गया, I2 को। तो I2 जो ऋणात्मक था धनात्मक बन गया, I3 धनात्मक, I5 धनात्मक बन गया। तो इस प्रकार से मुझे क्या प्राप्त हुआ, I1 प्लस I4 बराबर I2 प्लस I3 प्लस I। मीन्स आने वाली धाराओं का योग जो है वो जाने वाली धाराओं के योग के बराबर हो गया। इसीलिए बच्चे इस सूत्र को ऐसे भी याद रखते हैं, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो ये इस प्रकार से आया। ये जो ऊपर मैथमेटिकल एक मैंने फॉर्म लिखा है, इसको मैं इस प्रकार से एक सूत्र के रूप में भी लिख सकता हूं, समेशन I बराबर 0। इस समेशन का मतलब होता है धाराओं का योग करना। 1 2 3 4 5 ऐसी कितनी भी धाराएं हैं, इन सबको जोड़ के जब लिखा जाता है, ये गणितीय रूप में एक सिंबल के रूप में लिखा जाता है। तो यहां से हमें केसीएल का पूरा नियम पता चला। अब अभी भी एक जो संशय है वो ये है कि आवेश संरक्षण का नियम ही क्यों कहा इसे, तो देखते हैं। चूंकि समेशन I बराबर 0 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं मैथमेटिकली कि I बराबर 0। ये I जो है ये वास्तव में I का सूत्र क्या था, तो विद्युत धारा का मेरा लेक्चर आप पुराना जो है उसमें देखेगा, उसमें मैंने विद्युत धारा को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। तो I का सूत्र होता है dq बटा dt। ये जो dq बटा dt है, तो इस d बाई dt को हम अवकलन कहते हैं गणित में। तो ये अवकलन का भाग क्या हो गया, शून्य के इधर। जब ये अवकलन शून्य के उधर जाता है, तो जिस प्रकार प्लस का ऑपोजिट माइनस होता है, मल्टीप्लाई का ऑपोजिट डिवाइड, उसी तरह अवकलन का ऑपोजिट समाकलन होता है। तो इधर मैंने एक समाकलन का चिन्ह लगा दिया। किसी जीरो को भी अगर आप समाकलन करेंगे तो वो सदैव स्थिर है। अब आपको यहाँ पता चला कि आवेश जो है वो गणितीय रूप में स्थिर हो गया। मीन्स आवेश, तो इस सर्किट में आप देखिए आवेश जो है वो स्थिर हो गया। मीन्स ये बैटरी से जितना आवेश निकला था, जितनी धारा निकली थी, वो घूम के पूरी लौट के वापस बैटरी के ऋणात्मक सिरे पे आती है। मान लीजिए यहाँ 5 एम्पीयर करंट निकली थी, इस साइड में से जो सेकंड ब्रांच है इसमें से 2 एम्पीयर, इसमें से 3 एम्पीयर, तो ये सारा कुछ वापस इस पॉइंट पे आके जुड़ जाते हैं। तो इधर से जो 3 एम्पीयर, इधर से 2 वापस जुड़ के 5 एम्पीयर बने। तो कुल मिला के इन्होंने कहा कि धारा जो आवेश से बनी हुई है, तो यहाँ पे उसे आवेश संरक्षण का नियम दिया गणितीय रूप से। तो ये तो था विद्युत किरचॉफ का प्रथम नियम, जो मैंने आप लोगों के सामने चर्चा की है। अब सेकंड है किरचॉफ का विभव नियम। किरचॉफ का विभव नियम क्या कहता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल जिसे शॉर्ट में कहते हैं। इसको दूसरा नियम कहा जाता है। आप मेरे थोड़े से पुराने लेक्चर्स को देखेगा, वहां मैंने सिस्टम वाइज और कंसेप्ट वाइज पढ़ाने की कोशिश की है। तो वहां मैंने सबसे पहले आवेश के ऊपर चर्चा की थी और आवेश से धारा बनी, और धारा के बाद विभव के ऊपर हमने चर्चा की थी ओम के नियम। तो यहां भी देखिए किरचॉफ ने भी विभव को सेकंड पॉइंट में लिया, इसलिए इसको किरचॉफ का द्वितीय नियम भी कहते हैं। इसे ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या कहते हैं, ये अभी हम लास्ट में बात करेंगे। अब किरचॉफ के विभव नियम को समझाने के लिए मैंने एक परिपथ बनाया है। परिपथ क्या है, ये एक बैटरी, 3 रेजिस्टेंस लगाए और इन रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ विभव पतन होगा। इस विभव पतन को मैंने प्रदर्शित किया V1, V2 और V3। तो यहां पे V1 का मान क्या होगा, क्योंकि बैटरी जो है ये तो वोल्टेज को शो करती है। प्रतिरोध R1 जो प्रतिरोध है इसका मात्रक ओम है। तो इस ओम को वोल्टेज में आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि किरचॉफ का विभव नियम क्या कहता है। अब परिपथ सुनिए कि किसी भी बंद विद्युत परिपथ में विभव का
बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। तो जिस प्रकार से धारा का बीजगणितीय योग केसीएल में 0 था, उसी तरह विभव का बीजगणितीय योग इसके अंदर शून्य है, इसीलिए इसको विभव का नियम कहते हैं। अब बीजगणितीय योग शून्य कैसे होगा? ये तो वोल्टेज में है, R1 आपका ओम में है। जब ये R1 धारा से गुणा होता है ओम के नियमानुसार, देखिए V बराबर IR, V का नियम पुराने लेक्चर में देखिएगा, ओम का नियम मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। तो जब मैंने इसको पूरे को सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे आपने इसमें यहां भी बीजगणितीय योग के बारे में चर्चा की, तो यहां पे आपने आने वाली धारा को धनात्मक लिया था और जाने वाली को ऋणात्मक। तो यहां पे क्या होगा? यहाँ पे आने वाला जाने वाला कुछ है नहीं, तो यहाँ पे देखिए ये बैटरी जो है ये केवल वोल्टेज बना रही है और बाकी जो प्रतिरोध है ये वोल्टेज को ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो ये तो विभव उत्पन्न कर रहा है और ये विभव पतन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो उत्पन्न कर रहा है उसको धनात्मक, और जो उत्पन्न कर रहा है उसको तो मैंने धनात्मक लिया, और जो इसको पतन कर रहे हैं उसको मैंने ऋणात्मक लिया पहला। अब ये भी पतन कर रहा है V1, ये भी पतन कर रहा है और ये भी। अब V1, V2, V3 के मान मैंने पुटअप कर लिए। अब ये जो ऋणात्मक चिन्ह है, अगर इनको शून्य के उधर ले जाऊंगा तो ये धनात्मक बन जाएंगे। तो इस प्रकार से इस पे भी चर्चा की गई। तो ये बना विभव उत्पन्न जितना भी हो रहा है परिपथ में, वह सदैव विभव पतन के समान होता है। इसीलिए इसको सिमिशन V बराबर 0 लिखा जाता है, और सिमिशन V का कंसेप्ट मैथमेटिकली इस रूप को दिखाने के लिए लिखा गया है। अब देखिए इसको ऊर्जा संरक्षण का नियम क्यों कहा? सेकंड चीज ऊर्जा संरक्षण का नियम क्यों कहा? क्योंकि V 0 लिख सकता हूं। अब V का एक सूत्र अगर आप पुराने मेरे वीडियो देखेंगे उसमें लिखा होगा कि जो कार्य होता है W बराबर QV, तो यदि W बराबर QV है, V शून्य है, तो W भी क्या होगा? 0। तो अब देखिए एक्चुअल में ये सूत्र जो होता है ये होता है dW बराबर Q dV। तो V 0 है, V 0 है तो dW भी 0 होगा। वही अगेन अवकलन को इधर ले गए, समाकलन जो कि स्थिर है। ये जो W है इसे हम कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, पावर और शक्ति के मेरे लेक्चर में इसको डिफाइन किया हुआ है। तो कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा तीनों एक ही रूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह। तो ये देखिए ऊर्जा कैसी हो गई? स्थिर, इसीलिए इसको ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा। तो आपको तो केवल याद रखना है, इसको आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं, इसको ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो क्वेश्चन यहां से भी आता है, प्रथम नियम कौन सा है? आवेश संरक्षण का नियम कौन सा है? किरचॉफ का द्वितीय नियम कौन सा है? ऊर्जा संरक्षण का नियम कौन सा है? अब यहां पे मैंने एक वर्ड लिखे हैं पॉइंट्स। धारा की दिशा जो होती है, इलेक्ट्रॉन की दिशा उसके जस्ट ऑपोजिट होती है, और जब आप धारा की दिशा में चलते हैं तो विभव पतन होता है, और धारा के विपरीत चलते हैं तो विभव में वृद्धि होती है। जैसे आप जब यहां चलते हैं, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, तो इस पॉइंट पे आपको 20 वोल्ट मिलते हैं। लेकिन जैसे ये विभव पतन कुछ होगा तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ 15 वोल्ट मिलेंगे। कहने का मतलब यहाँ 20 से यहाँ 15, धारा की दिशा में क्या हुआ? वोल्टेज ड्रॉप हो गया। लेकिन अगर आप ऑपोजिट चलेंगे, यहाँ 15 था तो आपको इधर 20 दिखाई देगा। जब आप ऑपोजिट आएंगे तो विभव वृद्धि। इसी तरह बैटरी के केस में भी जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव सिरे की ओर जाते हैं तो विभव वृद्धि होती है, और पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाते हैं तो विभव पतन। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। अब इसके अंदर परिपथ को सॉल्व करने के लिए एक नियम है, बड़ा सिंपल नियम है, सुनिएगा कि किसी भी बंद परिपथ में जब आप धारा की दिशा में जाएं तो विभव पतन को धनात्मक ले लें, और धारा के विपरीत जाएं तो विभव पतन को ऋणात्मक ले लें। और बैटरी के जिस किसी सिरे से आप जुड़े उसको आप सॉल्व करने के लिए लिख सकते हैं। जैसे यही चीज है, इस चीज को देखो मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूं। किसी भी परिपथ में आप जनरली क्या करते हैं, एक बिंदु से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए इस बिंदु से मैंने शुरुआत की, धारा की दिशा में चल रहा हूं तो I × R1। मैंने कहा ना, जब कभी आप धारा की दिशा में चलें तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो I × R1, फिर धारा की दिशा में तो I × R2, फिर धारा की दिशा में ही चल रहे हैं अपन तो I × R3। अब बैटरी के जिस सिरे से आप टकराएं वो सिरा आप लिख लें।
तो ये बन गया माइनस ई बराबर 0। जब ये माइनस का ई शून्य के इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, अगेन वही ई धनात्मक हो जाएगा। और इस चीज को तो किसी भी विद्युत परिपथ को सॉल्व करने का ये एक तरीका है। नियम वापस से रिपीट करूंगा, जब कभी किसी विद्युत परिपथ में धारा की दिशा में जाए तो विभव पतन धनात्मक, धारा के विपरीत जाए तो विभव पतन को ऋणात्मक ले लीजिएगा। किंतु बैटरी, दोनों स्थिति में बैटरी के जिस सिरे के सामने आप जाते हैं उस सिरे का जो चिन्ह है वो आपको लिखना होता है। तो इसी के साथ आशा करता हूं इस प्रकार के परिपथ के क्वेश्चन जब एसी सर्किट में और सॉल्व करेंगे ये नियम आपके काफी काम आएगा। आप सभी से पुनः एक रिक्वेस्ट है कि अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों को इस टेक गुरु जोधपुर जो चैनल, ऑनलाइन चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है, उससे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जोड़े ताकि उनको भी टेक्निकल नॉलेज का अच्छे से ज्ञान हो सके। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।